कल इस वीडियो का टारगेट है इंडिया का स्ट्रगल जो रहा आज़ादी को पाने के लिए, उसके बारे में ये हमने ब्रीफ एक समरी तैयार की है। टारगेट हमारा है इंग्लिश को इम्प्रूव करना रीडिंग के थ्रू। तो इसको रीड करेंगे तो हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा और इंग्लिश की तरफ भी हमारे कुछ वोकेबलरी रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, उसको लेकर हम पढ़ रहे हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत का स्ट्रगल आजादी के लिए वॉज अ लॉन्ग एंड आर्डुअस जर्नी। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, कह सकते हैं हम। आर्डुअस का मतलब क्या होता है? कठिन। जो भारत की यात्रा थी आजादी के लिए वो कठिन थी, आर्डुअस जर्नी थी। दैट स्पैन नियरली 2 centuries, और ये फैली रही। स्पैन का मतलब इसका दायरा 2 दशकों सदियों तक चला, 200 सालों तक यह स्पैन था, इतना लंबा इसका काल था। मार्क्ड बाय रेजिलियंस, इसमें क्या क्या निशान मिलते हैं? जो भारत की यात्रा थी इसमें क्या क्या निशान मार्क्ड, इसमें क्या क्या छाप छुटी हुई है, क्या क्या निशान छपे हुए हैं। बाय द रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है फिर उठ खड़े होना, हार ना मानना। अगर कोई हम एक बार फेल हुए, फिर से हमने ट्राई किया कुछ करने का। तो जो भारत की आज़ादी थी ये मार्क्ड, इसमें मार्क्स दिखते हैं, इसमें निशान दिखते हैं रेजिलियंस के, डिटर्मिनेशन के, और दृढ़ संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल, असंख्य इंडिविजुअल का जो इसके अंदर रेजिलियंस था, यानी फिर से लड़ उठने की क्षमता थी और उनकी संकल्प शक्ति थी। ये क्लियरली भारत की जो स्ट्रगल थी 200 सालों तक फैली हुई, उसमें इसके निशान देखने को मिलते हैं। हु फॉट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और ये वो लोग थे जो लड़े फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए अंग्रेजों से, फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। द स्टोरी ऑफ इंडियाज फाइट, भारत की आजादी फॉर इंडिपेंडेंस इज अ टेस्टामेंट। जो भारत की लड़ाई है आजादी के लिए, ये एक तरह का एग्जाम्पल है, उदाहरण है टू द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कि अहिंसा का एग्जाम्पल है। कैसे, मतलब कि अहिंसा में कितनी शक्ति है, ये इस बात का एग्जाम्पल है भारत का जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस को लेकर। द स्ट्रेंथ ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी का एग्जाम्पल है ये। एंड डिजायर फॉर सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्वराज जिसको बोलते हैं, यानी खुद का राज, स्वराज का एग्जाम्पल है। तो जो भारत की स्ट्रगल थी 200 सालों तक फैली हुई थी, जिसमें काउंटलेस इंडिविजुअल ने सेक्रीफाइस किया, और उसके वो जो यात्रा है वो मार्क्ड बाय रेजिलियंस है, डिटर्मिनेशन है, ये सब है। और जो भारत की आज़ादी है ये उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? अहिंसा के अंदर कितनी पावर है, द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। और कल्चरल आइडेंटिटी कि अगर हम सब इंडियन बन गए तो हम में कितनी पावर है। एंड डिजायर फॉर सेल्फ गवर्नेंस, और स्वराज के लिए जो इच्छा है वो कैसे देश को आज़ाद करा सकती है। इन सब बातों का एग्जाम्पल है जो भारत की स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इट्स प्रेजेंस इन इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया अपनी प्रेजेंस को भारत के अंदर इन द अर्ली 17th century, 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पर अपना प्रेजेंस शो किया। प्राइमरीली फ्रॉम फॉर ट्रेड, और उनका जो मुख्य कारण था, प्राइमरीली का मतलब मुख्य, मेन कारण था व्यापार, ट्रेड के लिए। ओवर टाइम, जैसे समय बीतता गया, द कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंट्रोल, कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल आता गया, मिलिट्री कंट्रोल आता गया ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट था उसके लार्ज हिस्से के अंदर, बहुत बड़े हिस्से के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे इनके पास पॉलिटिकल पावर्स आती गई और मिलिट्री कंट्रोल भी इनका बढ़ता गया। बाय द मिड 19th century, 19वीं शताब्दी के मिड में आते आते, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, 1857 के रेबेलियन को दबाने के बाद, सेपरेशन का मतलब होता है दबाना, द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल। 1857 के जो संघर्ष था उसको दबाने के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल ले लिया भारत का अपने हाथ में, इस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश राज, और यहाँ पर ब्रिटिश राज की स्थापना कर दी। दिस पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज। और ये जो ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ इसके अंदर क्या क्या खास बातें थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इसके? इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, जो भारत के रिसोर्सेज थे उनको मिसयूज करना था, हैवी टैक्सेशन, लोगों के ऊपर हैवी टैक्स लगाना था, एंड वाइड स्प्रेड फेमाइन, और इस दौरान बहुत बड़े लेवल पर अकाल पड़े।
ऑल ऑफ विच, और ये सब के सब मिलकर इन्होंने अग्नि का काम किया, ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पॉपुलेशन, और इन सब ने डिसकंटेंट की भावना पैदा कर दी, यानी कि असंतोष की भावना पैदा कर दी इंडियन लोगों के बीच में। द स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस गेन मोमेंट, जो आजादी के लिए संघर्ष था, इसमें बल आया, इसमें ताकत आई, इसमें जान आई इन द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के एंड आते आते एंड 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग होते होते इस मोमेंट के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर एक ताकत आने लगी, जान आने लगी। एज इंडियन लीडर्स बिगेन टू एडवोकेट फॉर सेल्फ रूल, क्योंकि अब भारत के जो लीडर्स थे, जो इंडियन लीडर्स थे, इन्होंने स्टार्ट करना, डिमांड करते थे ये स्वराज की, खुद के राज की मांग करने का स्टार्ट किया इन्होंने। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इन 1885, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका स्थापना हुई 1885 के अंदर, प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डायलॉग, और इस मंच ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिया पॉलिटिकल डायलॉग का एंड आर्टिकुलेशन ऑफ इंडियन डिमांड्स, और हम अपनी बातों को रख सकें। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कह पाना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 के अंदर लॉन्च हुई, इस्टेब्लिश हुई, उस पार्टी ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिया जाके हम, जहां पे लोग अपनी बात को रख सकते थे, अपनी बात को आर्टिकुलेट कर सकते थे। अर्ली लीडर्स लाइक दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले प्लेड पिवोटल रोल्स इन रेजिंग अवेयरनेस। जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इन रेजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस लाने के लिए अबाउट इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, कैसे इकोनॉमी, यानी कि भारत का रिसोर्सेज विदेश जा रही है, भारत का पैसा बाहर जा रहा है, इसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई। एंड नीड फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म, और कैसे उस समय भारत को पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी कि नए कानूनों की जरूरत थी, नए सिस्टम की जरूरत थी, इसको लेकर इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज द अराइवल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। अब भारत की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, इसके अंदर टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जब सब कुछ बदल जाए, जब सब कुछ बदल जाए, वो उसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट का मतलब है एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट कब आया, इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो भारत की आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, इसमें टर्निंग पॉइंट कब आया, वॉज द अराइवल, जब यहाँ पे आई, इसमें आए मोहनदास करमचंद गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। जब भारत की राजनीति के अंदर महात्मा गांधी जी की एंट्री हुई, इनका अराइवल हुआ, तो ये टर्निंग पॉइंट था इन 1915 में। गांधी इंट्रोड्यूस्ड द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। गांधी जी ने एक फिलोसफी दी अहिंसा की, कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें शांति से संघर्ष करना है। और सत्याग्रह की इन्होंने फिलोसफी दी, विच बिकेम द कॉर्नर स्टोन, और ये फिलोसफी जो थी ये नींव बन गई। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है नींव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। भारत की जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट थी, इसका नींव बन गई गांधी जी की जो फिलोसफी थी सत्याग्रह की या नॉन वायलेंस की, ये नींव बन गई भारतीय जो संघर्ष का। हिज कैंपेन, महात्मा गांधी ने बहुत सारे कैंपेन्स किए, सच एज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 से लेकर 22 तक इन्होंने नॉन कॉपरेशन, इसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं, एंड सॉल्ट मार्च, और सॉल्ट मार्च निकाले इन्होंने दांडी में 1930, एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन इन 1942। और इन सब ने प्रेरित किया, गैल्वनाइज्ड मिलियंस ऑफ इंडियंस टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल। और इन सब बातों ने, इन सब कैंपेन्स ने लाखों युवाओं को क्या किया, गैल्वनाइज किया, प्रेरित किया टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल, ताकि ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट कर सके, उसका विरोध कर सकें थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक तरीकों से अंग्रेजों का विरोध कर सके। इन सब ये सब करने के लिए गांधी जी के कैंपेन्स ने लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। बॉयकॉट एंड सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि जो अंग्रेजों का सामान था उसे यूज नहीं करना, तो ये सब काम करने के लिए प्रेरित किया गांधी जी के कैंपेन्स ने। The struggle of independence was also marked by the contribution of other key figures। और जो भारत की जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस को लेकर, इसके अंदर और भी लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। मार्क्ड, यानी कि उसमें निशान दिखते हैं, ऑफ मार्क्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर की फिगर्स। की फिगर्स का मतलब है इंपॉर्टेंट लोग जो थे उस समय के, उनका भी सहयोग देखने को मिलता है, सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू हु वुड लेटर बिकम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जो नेहरू थे वो बाद में क्या बन गए, लेटर का मतलब बाद में,
वो बन गए भारत के पहले प्रधानमंत्री, वर्कड क्लोजली विद गांधी, और इन्होंने बहुत क्लोजली काम किया गांधी जी के साथ, एंड वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द विजन ऑफ फ्री डेमोक्रेटिक इंडिया। और इन्होंने भी इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग द विजन ऑफ अ फ्री डेमोक्रेटिक इंडिया। जो आज़ाद डेमोक्रेटिक भारत था उसकी विजन को, उसको एक आकार देने के लिए इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे, ऑन द अदर हैंड एडवोकेटेड फॉर अ मोर मिलिटेंट अप्रोच। इनका जो अप्रोच था वो था मिलिट्री अप्रोच था इनका, एंड सोट इंटरनेशनल सपोर्ट टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। और इन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट भी चाहा, ट्राई किया लाने का, ताकि ब्रिटिश रूल को फेंका जा सके, उखाड़ फेंका जा सके। वर्ल्ड वार टू, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, इसका गहरा असर था ऑन ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश का एम्पायर था इसके ऊपर बहुत गहरा असर था वर्ल्ड वॉर टू का, वीकनिंग इट्स कंट्रोल ओवर कॉलोनीज। और इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी भारत के अंदर वो वीक हो गई। द पोस्ट वॉर पीरियड वॉज अ सर्ज इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। और जब युद्ध के बाद का जो टाइम था इसमें एक उछाल आया। सर्ज का मतलब क्या होता है, उछाल। जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था कि भारत के लिए एक काम करना, ये सेंटीमेंट था, इसमें उछाल आया, कपल्ड विद इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। और दूसरी तरफ कपल्ड विद का इसके साथ साथ क्या चल रहा था कि जो इकोनॉमिक, क्योंकि वॉर चल रहा था तो अंग्रेजों का पैसा बहुत लग रहा था, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बढ़ गई थी, विच मेड इट नेसेसरी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिशर्स टू मेंटेन द ग्रिप ऑन द सब कॉन्टिनेंट। एक तरफ तो क्या था, भारत के अंदर आज़ादी का सेंटीमेंट बढ़ रहा था, सर्ज हो रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेज कमजोर हो रहे थे। इन दोनों के कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे इनकी ग्रिप क्या होगी, कंट्रोल होगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। आफ्टर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन, कई वर्षों की बातचीत के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, सेक्रीफाइस बलिदान के बाद, इंडिया फाइनली अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 को भारत ने क्या कर दिया, आज़ादी पा ली। हाउएवर, हालांकि इंडिपेंडेंस केम विद अ पेनफुल पार्टीशन। जो आज़ादी आई उसमें एक पेनफुल पार्टीशन, यानी कि दर्दनाक पार्टीशन भी रहा ऑफ द कंट्री इनटू टू सेपरेट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो हिंदुस्तान था उस समय का, वो एक, जब आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947, इसमें एक पेनफुल पार्टीशन भी हुआ, दो अलग अलग देश बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड वायलेंस। और इसके अंदर क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पे दंगे हुए, वायलेंस हुआ, एंड डिस्प्लेसमेंट, और लोगों को अपने घर बार छोड़ के, अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाके रहना पड़ा। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, इंडियाज फ्रीडम वॉज अ मोन्यूमेंटल अचीवमेंट। इसके बावजूद जो भारत की आज़ादी थी वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, अचीवमेंट थी, मार्किंग द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल। और इससे क्या हुआ, अंग्रेजों का राज यहाँ पे खत्म हुआ, एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इरा, और एक नए युग की शुरुआत हुई। इरा का मतलब युग ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नेशन बिल्डिंग। और नेशन बिल्डिंग यानी कि देश के विकास के लिए, और सेल्फ डिटर्मिनेशन कि खुद की स्ट्रॉन्ग विल को लेकर एक नए युग की शुरुआत हुई। तो ये हमने ट्राई किया कलेक्शन थोड़ा सा ब्रीफ करने का, समरी जो इंडिया की इंडिपेंडेंस थी उसको, और हमने ट्राई किया कि इससे हम कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी सीख सकें और रीडिंग को भी इम्प्रूव कर सकें। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में डाले हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।